केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन। स्कूल में पढ़ा होगा कि 15 से 20 दिन चैप्टर को लगाते हैं और इतना सब कुछ पढ़ा देते नहीं, बालक की समझ में कुछ नहीं आता। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरे कवर करेंगे। जो इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लेगा चैप्टर नंबर 2 ऐसा पक्का कर लेगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आवे तो हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर देगा। ऐसा करा देंगे, कभी भूल नहीं पाओगे। जो इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ा रहा, गारंटी है इस बात की 70 में से 65 प्लस नंबर लेकर आ गए। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनएस यूपी बोर्ड 12th क्लास में। अब चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन से पता लग गया रसायन के अंदर क्या चीज आ गई भाई? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब विद्युत रसायन कहते किसे है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, या फिर हम क्या पढ़ देंगे इसके अंदर कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कैसे बनेगी या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कैसे बनेगी, इस सब का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो परिभाषा क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। रसायन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, दोनों का अध्ययन जब हम एक साथ करेंगे तो उसे कहते हैं विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन परिभाषा हो गई। अब चैप्टर स्टार्ट होता है प्रतिरोध से। प्रतिरोध फिजिक्स में पढ़ा होगा। प्रतिरोध कहते किसे? इतनी सिंपल प्रतिरोध होता है धारा का विरोध। जो तत्व करते हैं प्रतिरोध कहलाते। कैसे भाई? धारा के प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता। बात खत्म, एक नंबर पक्का। धारा के प्रवाह का विरोध, धारा ठीक ठाक चल रही है भाई, एक कोई चालक है, धारा चलते हुए आ रही है, धारा होती चलते हुए आ रही। अब हमें इसका विरोध करना यानी धारा को रोकना, तो किसके थ्रू रोकेंगे? प्रतिरोध के थ्रू। और कैसे शो करते हैं इसको? आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ओम लिख भी देते हैं और ओम को बना भी देते हैं। बात खत्म। अब धारा के चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक इंपोर्टेंट होते हैं। इससे फॉर्मूले बनकर आएंगे और इतने इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे, इतनी इजी लैंग्वेज में कराएंगे कि सिर्फ एक बार पढ़ लो दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा। अब चालक का जो प्रतिरोध होता है दो बातों पर निर्भर करता है। एक पहली बात क्या होती कि चालक का प्रतिरोध आर अनुक्रमानुपाती होता है चालक की लंबाई के, और लंबाई को शो करते हैं एल से। दूसरी बात होती है चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को शो करते हैं ए से। अब इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। एक फॉर्मूला बनकर आगा, समीकरण क्या लिख देंगे भाई? 1 व 2 से। दोनों आर के समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो समीकरण एक क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आर समानुपाती का चिन्ह और एल अपॉन ए। और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता तो कोई नियतांक आता, और यहां पर नियतांक आता है रो, जिसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रो को एल अपॉन ए। तो क्या लिखेंगे भी? जहां रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। अगली परिभाषा हमारी यही होने वाली है। और इन सब में देखोगे तुम इतने सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जिसकी कोई तादाद नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को शो रो से किया जाता। इसका मात्रक भी फाइंड करेंगे भी विशिष्ट प्रतिरोध का। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं उसे पढ़ेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बड़ी सिंपल सी परिभाषा, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहते हैं। परिभाषा क्या? किसी इकाई लंबाई को शो करते हैं भाई एल से, तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? कैपिटल है, लंबाई एल और क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर। सुचालक का प्रतिरोध, सुचालक किसे कहते हैं? जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती सुचालक कहलाते हैं। जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कुचालक कहलाते हैं। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। तो क्या कहलाएगा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या फॉर्मूला आया था भाई अभी कि आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, या कह सकते हैं रो इधर लेके आर ए अपॉन एल। ये है भाई फॉर्मूला विशिष्ट प्रतिरोध का। अब अगर हमें मात्रक ज्ञात करना विशिष्ट प्रतिरोध का, मात्रक इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। रो बराबर था आर ए अपॉन एल। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम। और क्षेत्रफल का मात्रक बोले सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता? लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन लंबाई गुणा ऊंचाई।
अब लंबाई का मात्रक भाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर खत्म, बचा क्या मात्रक भाई, ओम सेंटीमीटर। तो इनके एमसीक्यू भी पूछे गए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए या तुल्यांक की चालकता का मात्रक क्या होता, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक ओम मीटर। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता। अब किसे कहते हैं, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। सबसे सिंपल परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो, व्युत्क्रम उल्टा कर दो और इसे कैसे शो करते हैं, के से, या फिर इसको बोलते हैं कप्पा। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध, व्युत्क्रम का मतलब क्या, एक के बटे में लिखना, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। मात्रक क्या हो जाएगा, अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक बहुत जगह इसका यूज होगा भाई। मात्रक क्या आएगा, 1/रो का मात्रक क्या था भाई, 1/रो का मात्रक, रो का मात्रक था ओम मीटर। और जब ओम मीटर हो या ओम सेंटीमीटर हो, किसी भी यूनिट में ले लेंगे, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे, ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहते हैं और महू भी कहते हैं, सीजीएस पत्ती, एसकेआई पत्ती। अब उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, तुल्यांकी चालकता, इंपोर्टेंट टॉपिक, तुल्यांकी चालकता को शो करते हैं भाई लैम्डा से या लैम्डा EQ से भी। अब एक होती है तुल्यांकी चालकता, एक होती है विशिष्ट चालकता। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बस एक लाइन ये याद कर लियो, दिक्कत खत्म। क्या किसे कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता। किसी विद्युत अपघट्य क्या होता, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपने आयनों में वियोजित हो जाता, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, वहां पर आएगा 1 ग्राम मोल, विद्युत अपघट्य घुला हो। इसे कैसे शो कर रहे हैं, लैम्डा या लैम्डा EQ से। परिभाषा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, लैम्डा बराबर K इंटू वी। K अभी पढ़ा था विशिष्ट चालकता, और V होता है भाई 1000/C, सांद्रता बोलते हैं C को, या फिर 1000/ तुल्यांकी चालकता, तो नॉर्मलता, नॉर्मलता को शो करते हैं N से। तो K के स्थान पे लगा दो, फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा बराबर K इंटू 1000/N। N शो करेगा भाई नॉर्मलता को। तो ये फॉर्मूला बनकर आया तुल्यांकी चालकता का, तुल्यांकी चालकता का 1000, तुल्यांकी चालकता का। अब मात्रक क्या रहेगा, अगर तुल्यांकी चालकता तो ओम इनवर्स, इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। अगर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांक इनवर्स। अगर यही मोलर चालकता हो गई है तो सिर्फ एक बात याद रखेंगे, पहला था 1 ग्राम तुल्यांक, अब है सिर्फ 1 ग्राम अणु, 1 वर्ड का डिफरेंस है। और दोनों परिभाषा याद कर लोगे, इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा भाई। क्या लिखा, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता, वही बात उसमें लिखा हुई है, बस वहां लिखा हुआ 1 ग्राम तुल्यांक, या लिखा हुआ 1 ग्राम अणु या फिर 1 मोल। विद्युत अपघट्य घुला हो, आणविक या फिर मोलर चालकता कहलाती है। और इसको शो करते हैं लैम्डा M से, या फिर कुछ बुक्स में दिया गया इसको म्यू से। फॉर्मूला क्या बन गया उसी के जैसा, कि लैम्डा M बराबर के होगा भाई विशिष्ट चालकता। V होता आयतन, इसको चेंज करते सांद्रता की फॉर्म में, तो 1000/M, 1000/C सांद्रता, या फिर मोलर चालकता है तो 1000/M। तो V का मान इस फॉर्मूले लगा दो, तो लैम्डा M बराबर 1000, पहले के लिखेंगे, चलो पहले K लिख बना दो, K इंटू 1000/M। अब मात्रक की बात आती है भाई, तो जो मात्रक उसका था वही मात्रा रहेगा, सिर्फ 1 वर्ड का डिफरेंस। जैसे यहाँ 1 वर्ड का डिफरेंस, मात्रक क्या रहेगा, अगर मात्रक निकालेंगे तो वही कि ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मोलर चालकता है तो मोल इनवर्स, क्योंकि तुल्यांकी चालकता के अंदर भी क्या आता है, यहाँ भी क्या आया कि क्या विशिष्ट चालकता जिसका मात्रक होता ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद पूछा जाएगा भाई कोलराउश का नियम, इसकी बात करें, इस नियम की बात करें तो
तो इतनी टफ लैंग्वेज में सब जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो हम बना के ले गए, छांट के ले गए, स्टडी करके ले गए, इतनी आसान भाषा में ले गए कोलराउश का नियम। और हर साल लगभग ये कोलराउश का नियम एग्जाम में पूछा जाता। ये नियम नहीं पूछा जाए तो इसके अनुप्रयोग, वो भी नहीं पूछा जाए तो इसका कोई एक न्यूमेरिकल, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। अब कोलराउश का नियम किसे कहते हैं? इस प्रकार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर, अनंत अनुता, अनंत जिसकी मात्रा अनंत हो, पता नहीं कितना हो सकता, तनुता सांद्रता बहुत अधिक, अनंत अनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत अनुता, धनायन किसे? प्लस वाले, ऋणायन माइनस वाले, अनंत अनुता पर चालकताओं का योग होती। योग मानी जोड़ना। अगर ऐसे समझ में ना आ रही, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लो कोई हमने यौगिक लिया HCl और इसको हमने वियोजित किया या फिर आयनित किया, तो ये टूटा भी H प्लस में और Cl माइनस में। अब हमें कोलराउश के नियम के अकॉर्डिंग लिखना, तो हम अगर तुल्यांकी चालन लिख रहे हैं तो लैम्डा बनाएंगे, अनंत तनुता के लिए है इनफाइनाइट का साइन, और HCl बराबर लैम्डा बनाएंगे, काय में टूटा है? H प्लस में। दूसरा प्लस बनाएंगे इनफाइनाइट, देखो दोनों धनायनों की भी और ऋणायनों की, अनंत तो यहां भी इनफाइनाइट, यहां भी इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा यहां पर? Cl माइनस। कि किसी विलयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों तथा उसके ऋणायनों का योग होती है। अगर यही समीकरण हमें लिख के दे दी कोई समीकरण के BaCl2, तो पहले हम इसको डिसोसिएट करेंगे भी, और डिसोसिएट करने के बाद हम ये देखेंगे तो ये टूटेगा Ba2 प्लस में। अच्छा, इसका अगर पता करना कैसे टूटा कि Ba2 प्लस क्यों आया, तो हमारा एक डिटेल में ये सब कुछ चाहिए कि हम पूरा चैप्टर एक वीडियो बना रहे हैं भाई, पूरे 10 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 20 या 22 या 25 वीडियो में खत्म करेंगे। ऐसे ही हमारे इस YouTube चैनल पर क्रैश कोर्स चल रहा जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं मिनिमम टाइम में और एक बेहतरीन तैयारी के साथ। और इन सब की PDF चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे भी प्ले स्टोर से, और उस एप्लीकेशन यानी ऐप का नाम होगा स्टेबल क्लास। और स्टेबल क्लास डाउनलोड करने के बाद हमारा एक बैच हुआ प्रगति पर है, जिसमें केवल हम इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं, PYQ क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, सारी PDF बना के देंगे और जितना भी हो सकेगा इतना भरसक प्रयास करेंगे और आपके इस बात की गारंटी लेते 90% अंक प्राप्त कराएंगे। स्टेबल क्लास डाउनलोड करें, वहां से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें, और YouTube पर तो हमारा क्रैश कोर्स चल ही रहा है। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो स्टेबल क्लास पर पहुंचे हुए। अब Ba2 प्लस कहां से आया, सब कुछ डिटेल में करा रखा स्टेबल क्लास पर। तो Ba2 प्लस अरे टूटेगा भाई ये Cl माइनस, अब 2 Cl तो इसके आगे 2 लग जाएगा। अगर इसी के लिए हमसे पूछने लगा कि तुल्यांकी चालकता लिखिए, तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान इस अभिक्रिया के लिए लिखिए, तो बड़ा सिंपल तरीका, इतना आसान मिलेगा ना। तुल्यांकी चालकता को शो करते हुए लैम्डा से, अब उसके बाद अनंत तनुता पर लिख रहे हैं, तो अनंत तनुता के लिए क्या लेंगे भाई? इनफाइनाइट, और किसकी लिख रहे हैं? BaCl2 बराबर लैम्डा ऐसे ही, Ba पर कितना चार्ज था भाई? 2 प्लस चार्ज था, तो 2 प्लस बना दिया। लेकिन अगर तुल्यांकी चालकता है तो जितना आवेश होगा उससे भाग दी जाती है। Ba पर 2 प्लस चार्ज होता, 2 से भाग दे दो, का योग होती है +2। दूसरा क्या दे रखा भाई? Cl पर एक चार्ज, तो इनफाइनाइट यहां भी आएगा, और Cl माइनस। अब एक से भाग दोगे तब भी वो बात है, नहीं दोगे तब भी वो बात है। अगर होती मोलर चालकता तो जितनी संख्या आती उससे गुणा करते हैं। ये था भाई कोलराउश का नियम, और ये है इसके अनुप्रयोग। क्या क्या बात हमें ज्ञात करके देता है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता किस तरह से न्यूमेरिकल के अंदर सब चीज सोल्व कराएंगे। कोई प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल से दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य वियोजन की मात्रा अल्फा की मात्रा याद करके देगा, दुर्बल विद्युत वियोजन स्थान की मात्रा और धनायनों और ऋणायनों की संख्या भी ज्ञात करके देता है कोलराउश का नियम। उसके बाद में इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड जब किसी धातुविक छड़ को, कोई धातुविक छड़ ली और एक बीकर ले लिया और धातुविक छड़ ले ली भाई हमने मान लो कॉपर की,
और कॉपर सल्फेट के ही विलयन में डुबो दिया, तो उसे बोलेंगे इस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, ये बात डीपली याद रखियो, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन। एनोड पर माइनस चार्ज, कैथोड पर प्लस चार्ज, अकॉर्डिंग टू विद्युत रासायनिक सेल। अब इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, इलेक्ट्रॉनिक सुचालक विद्युत अपघटनीय सुचालक के संपर्क में आता। एक क्या भाई इलेक्ट्रॉनिक सुचालक है, एक विद्युत अपघटनीय सुचालक है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए और संपर्क में आने पर यहाँ पर जो संपर्क होगा, दोनों की सतह के बीच क्या उत्पन्न होगा? दोनों की सतह के बीच विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल कहते हैं। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों का बीजगणितीय योग। मान लो दो इलेक्ट्रोड क्या होंगे, एक इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया अभी एनोड, दोनों का योग विद्युत वाहक बल कहलाता है। कैथोड एनोड को जोड़ दो, विद्युत वाहक बल निकल कर आ जाएगा। लेकिन टर्म्स में दूसरे के पूछे, अगर ऑक्सीकरण दे रखा है, अपचयन के टर्म में पूछे तो कैथोड माइनस एनोड हो जाता। उसके बाद सेल किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट टॉपिक। किसी विद्युत सुचालक की सहायता से जुड़ी, कोई दो सुचालक है और दोनों किसी तार से जुड़े, दो सुचालक है, एक सुचालक ये लिया और दूसरा सुचालक ये लिया और दोनों किसी तार की सहायता से जोड़ दिया, इसे ही सेल कहेंगे। सेल दो प्रकार के होंगे, अगर विद्युत अपघटनीय सेल है तो यहाँ पर कोई बैटरी लगा देंगे और जिससे दोनों के अंदर करंट डेवलप हो जाता है। अब सेल दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक फिजिक्स का सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। इसमें क्या होता? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या फिर बदला जाता। और विद्युत रासायनिक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बस दो बातें याद रखियो, रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन इंपॉर्टेंट है दोनों का अंतर, जो 2024 में पूछा गया था पिछले साल 3 नंबर में, विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बीच क्या अंतर होता। तो इसके लिए बस 3 पॉइंट बहुत है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा कि विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे विद्युत चालू होगी उससे रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और जैसे ही रासायनिक परिवर्तन होगा उससे विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। उसमें क्या कि विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन से विद्युत का प्रवाह होगा। बहुत आसान। अगला, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाए तो बात पता ही है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं, कैथोड पर भी एनोड पर भी, और इसमें आयन केवल सिर्फ कैथोड पर मुक्त होते हैं। कैथोड पर प्लस चार्ज होता है तो वहीं से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में होते हैं। मान लो दोनों इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा कि एनोड वाला भी इसी कक्ष के अंदर और कैथोड वाला भी इसी कक्ष के अंदर, लेकिन इसमें दोनों के इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्षों में होते हैं। इसमें एनोड हुआ तो इसमें क्या होगा भाई? कैथोड। ये है भाई दोनों के बीच अंतर। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत अपघटन क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। किस तरह से? हमारे पास एक यौगिक था NaCl, ये टूट गया भाई, अपघटित हुआ Na+ और Cl- में, और इसी का टूटना कहलाएगा विद्युत अपघटन। किस तरह से? वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से, जैसे करंट इसे देंगे, रासायनिक अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटन कहलाती है, तथा वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन होता है विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। इसके अनुप्रयोग क्या? धातुओं के निष्कर्षण में एक साथ इकट्ठी चीज आएंगी, उसमें से केवल एक धातु को हम अलग कर सकते हैं। गैसों के उत्पादन में बहुत सारी गैसें बनाई जाती हैं, महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन में और धातुओं के शोधन में, धातुओं को शुद्ध करने में। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फैराडे के नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। माइकल फैराडे ने अपने 2 नियम दिए थे और प्रथम नियम ने फैराडे ने क्या बात बताया? इतना सब कुछ लिखा हुआ, ये भी बहुत आसान है, जो बात बता रहे हैं वो भी बहुत आसान है कि जितनी एनोड या कैथोड पर मात्रा निक्षेपित होती है वो आवेश पर निर्भर करती है। आवेश होता है क्यों? देखो यही बात लिखी होगी। जब किसी विद्युत अपघट्य को में विद्युत प्रवाहित की जाती, कोई विद्युत अपघट्य जैसे उसे करंट दिया तो इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण या फिर
अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा, जैसे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयित होगा तो मात्रा किस पर निर्भर करती, आवेश Q पर। Q कैपिटल या स्मॉल बना सकते हैं। और ये पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, Q बराबर होता है भाई IT। I क्या होगा, विद्युत धारा। तो फॉर्मूला आएगा W समानुपाती IT। I कैपिटल बना लो चाहे स्मॉल बना लो, चलो कैपिटल ही बना लेते हैं। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता, कोई नियतांक आता, नियतांक यहां पर आता है अभी Z, जहां लिख देंगे, जहां Z बराबर रासायनिक तुल्यांक, और Z बराबर होता क्या, तुल्यांकी भार अपॉन 96,500। Z बराबर क्या होता है अभी, Z बराबर तुल्यांकी भार को शो करते हैं E से, तो 96,500। अब 96,500 भी कहां से आता, 1 फैराड, तो Z के स्थान पर ये लिख दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर EIT अपॉन 96,500। और इसी फॉर्मूले से जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के अंदर दिए फैराडे के, वो इसी फॉर्मूले से होंगे। E क्या होगा, E होगा भाई तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को निकालने के लिए अणु भार को भाग देते हैं X से, तुल्यांकी भार निकालने के लिए। अब 96,500 कहां से आता कि एक F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू आवोगाद्रो नंबर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो सभी को मालूम होगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹, और आवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई लगभग आती है 96,450, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो क्या बना दिया सी, लगभग किसके बराबर है, 96,500 का। ये था माइकल फैराडे का प्रथम नियम कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा आवेश के समानुपाती होती या फिर निर्भर करती। अब यदि विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान, कैसा आवेश प्रवाहित किया जाए, समान आवेश हो यानी I, और समान आवेश प्रवाहित किया जाए यानी I भी समान हो और T भी समान हो। क्यों लिखा IT, तो Q बराबर क्या होता है भाई IT। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, इसका फॉर्मूला बन के आ सकता है, देखो क्या फॉर्मूला बन के आया था, W बराबर आया था EIT अपॉन 96,500। अब क्या लिखा कि आवेश Q स्थिर हो, और Q बराबर होता है IT, तो यहां क्या बात लिख देंगे, यदि I और T स्थिर हो यानी कोई परिवर्तन नहीं हो, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, W अपॉन E, 96,500 खत्म, W अपॉन E बराबर नियतांक, और नियतांक क्या कह सकते हैं, यानी कि W समानुपाती तुल्यांकी भार के। ये था माइकल फैराडे का द्वितीय नियम। दोनों नियमों पे न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नियम पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, W बराबर EIT अपॉन 96,500। अब उसके बाद आता विद्युत रासायनिक सेल। किसे कह रहे थे, जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता तो उसे रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति, प्रयुक्त मशीन, कोई भी चीज, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इस प्रकार के सेल का निर्माण सर्वप्रथम गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था, इसी वजह से इसको गैल्वनी सेल या फिर वोल्टीय सेल भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो डैनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त होने वाली कमी विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, लेकिन जितनी भी ऊर्जा मुक्त होगी उससे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते, एक इलेक्ट्रोड होगा कैथोड का जिस पर आवेश होगा प्लस का चार्ज, एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड का जिस पर आवेश रहेगा माइनस चार्ज। और जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु के लवणीय विलयन में, काय के अंदर ZnSO4, अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो ZnSO4 के अंदर, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट के लिए डूबा रहता, और दोनों को जोड़ दिया जाता है इस
लवण सेतु से, तो धारा का प्रवाह देखा जाता है यहाँ से Zn के इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाता, Zn से बन जाता है फिर Zn2+। और जब भी ऑक्सीकरण संख्या उस साइड बढ़ते हुए दिखाई दे तो उसको कहा जाता अभी ऑक्सीकरण। और अभी पढ़ा था ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, तो Zn पे क्या हो गया भाई, एनोड -4। दूसरा Cu2+ अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहता है, तो यहाँ बन जाता है ये Cu2+, जिससे रह जाता है फिर यहाँ पर Cu, जिसे बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती हुई दिखाई दे तब कहेंगे अब चेन। Zn से Zn2+ बना, उधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे माइनस कर से, Cu2+ से Cu बना, यानी कि अब चेन हुआ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर कम है, उधर संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे तो ऑक्सीकरण समझ लेना, ऑक्सीकरण होगा तो एनोड होगा। अगर इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उधर जाके 0 हो गया तो अब चेन होगा, अगर अब चेन है तो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। अब विद डैनियल सेल की संरचना जो इसके अंदर रहता है सब कुछ वो थोटिकल पोर्शन में एनोड, यह इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, वही बात हमने देख ली। और कैसा रहता है अभी, ऋणात्मक माइनस चार्ज होता है एनोड पर, और इसी के लवणीय विलयन में, यानी कि Zn को Zn के लवणीय विलयन में डुबो देते हैं। उसी तरह से कैथोड आगा, इस पर कॉपर रहता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं और प्लस चार्ज लगा रहता। उसके बाद आता इंपोर्टेंट लवण सेतु। लवण सेतु क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, सब डीपली पढ़ने के लिए इस टेबल क्लास डाउनलोड करें कि लवण सेतु क्या है। उसके अंदर हमने ये तक क्वेश्चन कराए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, जिन पर ज्यादा उम्मीद लगाई जाती, ये सब पूरा डिटेल में पहले हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद एक पेपर तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो लवण सेतु दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ने वाला लवण सेतु कहलाता है। अगला अब मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक इलेक्ट्रोड विभव होगा, लेकिन उसी इलेक्ट्रोड के लिए कोई कंडीशन दे दी तो उसे कहेंगे भी मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे कि कोई भी इंसान वर्क करता, अपना कार्य कर रहा, उससे बोल दिया कि इस कार्य को 8 घंटे में पूरा करना है, तो उसे कंडीशन दे दी, उसे एक मानक तय कर दिया कि इतने टाइम में उसे कार्य करना है। वैसे इलेक्ट्रोड का मानक तैयार करना मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या परिभाषा, 25 डिग्री सेल्सियस। देखो शुरू में जोड़ दी, मानक तैयार करते 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातुविक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता के लवणीय विलयन में डुबो देते हैं तो उस सेल का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, और खाली इलेक्ट्रोड विभव को सिर्फ ई से। अगला टॉपिक रहेगा भाई हमारा ननस समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे दे रहे हैं, और इस बात की 100% गारंटी लेता हूं आपसे कि ननस समीकरण से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। किस तरह से वो हम बताएंगे हमको आने वाली क्लास के अंदर। और ननस समीकरण की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इससे आसान कहीं नहीं मिलने की। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताने वाली समीकरण को ननस समीकरण कहते हैं। और समीकरण कैसे निकली कि ई सेल बराबर ई नोट सेल, देखो इलेक्ट्रोड विभव ये हो गया और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये लिख दिया, और दोनों में संबंध बताने वाली समीकरण को ननस समीकरण कहते हैं। माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एन, और log 10 OS अपॉन RS। OS क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था, RS होगी अपचयन अवस्था। तो सिर्फ इस समीकरण को लगाएंगे और प्रत्येक न्यूमेरिकल इसी समीकरण से सोल्व कर देंगे। आने वाली क्लास में सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे आपके लिए। इसी चैप्टर का सेकंड पोर्शन न्यूमेरिकल पोर्शन आज कवर कर रहे हैं सिर्फ हम थ्योरेटिकल पोर्शन। अब ननस समीकरण क्या इनका आई थी भाई, एक तो था ई सेल। ई सेल क्या होता, ई सेल इलेक्ट्रोड विभव। अगर डीपली पढ़ोगे तो जुड़े रहेंगे हमसे, और ऐसी तैयारी कराएंगे कि नंबर कटे से नहीं कटने के। उन बच्चों के लिए खासकर ये क्लास है जो अब तक अपना समय बर्बाद करते रहे। सिर्फ 2 महीने पेपरों के बचे और उनमें चाह रहे हमारी परफेक्ट तैयारी कैसे हो, तो हमारी इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़े। सभी सब्जेक्ट एक बेहतरीन तरीके से और बहुत कम टाइम में पढ़ाए जाएंगे। एक ई सेल रहेगा और एक भाई ई नोट सेल। अब क्या था, जब मानक तैयार कर दें, किसी को कोई कंडीशन बता दें,
तो उसे मानक कहते हैं। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस लगा दिया इसके आगे तो इसके लिए कंडीशन हो गई जिसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। एन क्या था भाई? एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सब तरीका बताएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी समीकरण को देख के, ये चीज भी समझाएंगे। ओएस आर एस ऑक्सीकरण और अपचयन अवस्था। उसके बाद आता है शुष्क सेल या फिर सीसा संचायक बेल। सेल की बात आ गई। दो प्रकार के सेल होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। पहले हम पढ़ेंगे भाई प्राथमिक सेल। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। देखो यह एक आयनिक सेल है। इसके अंदर कंडीशन क्या? इस सेल को अगर हम एक बार प्रयोग कर ले तो इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार प्रयोग हो गया, एनर्जी खत्म, काम खत्म। तो वह सेल जो एक बार प्रयोग होती है जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, लेकांशीय सेल या फिर शुष्क सेल कहलाती है, सूखा हुआ सेल। अब जिसमें Zn का एक बर्तन होता, Zn की एक छड़ लगी रहेगी जिसके अंदर सेल कवर रहता। ये चीज जो भाई ये किसका रहेगा भाई? जिंक धातु का, जो किसका कार्य करता? एनोड का। एनोड कार्य किस तरह से करेगा कि अभी पढ़ा था हमने विद्युत रासायनिक सेल में Zn से बनता है Zn2+, और जहां भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते हुई दिखाई दे वह क्या रहता है भाई? ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण हुआ है तो ऑक्सीकरण पे कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? अभी पढ़ा था हमने ऑक्सीकरण पर इलेक्ट्रोड होता है एनोड, और देख लो वही बात लिखी हुई होगी Zn एनोड का कार्य करता है। अब MnO2 की एक छड़ होगी, ये जो बीच में छड़ दिखाई दे रही MnO2, और ZnCl2 का इसमें एक पेस्ट भरा रहता, और इसमें कैथोड का कार्य करती है। जो ग्रेफाइट की छड़ थी ये कैथोड का कार्य करती है। ये था शुष्क सेल। एक होता अभी सीसा संचायक सेल। बैटरी या बैटरा सभी के घर पर होगा जिसके अंदर इस तरह से प्लेट लगी रहती है। अब उसमें क्या होगा? उसमें एक तेजाब जिसे कहते हैं लिक्विड भरा रहता है, जिसे बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने % सॉल्यूशन? 38% सॉल्यूशन रहता। और इसमें एनोड कैथोड का कार्य लेड की प्लेट लगी रहती है बीच में। ये सब क्या है? लेड धातु की प्लेट। दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो पहचान क्या? यह एक द्वितीयक सेल है जो एक बार प्रयोग करने पर दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग। और इसकी बात करें तो इसमें से इतने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं कि कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर या विलयन के अंदर लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, वो इसी के हम सहायता से ज्ञात करेंगे क्यों बदलता रंग। तो किसके आधार पर बनाई गई? जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव, ये मानक अपचयन विभव दिए गए, उनको जब क्रमबद्ध करा गया, एक लाइन से खड़े हुए कि छोटे बच्चे फिर उससे बड़े, ऐसे ही इन्हें बनाया गया जैसे लाइन में लगते हैं असेंबली में अपनी। अपचयन विभव या फिर मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, नहीं एक तरीके से व्यवस्था की जाती है, तो एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसमें दो आधार बनाए गए। देखो ये था अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। जितना ऊपर को चलेंगे इतनी अपचायक क्षमता बढ़ती है, और जितना नीचे को चलेंगे उतनी ऑक्सीकरण क्षमता घटती है। देखो दोनों क्रम लगा रखे, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम और ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम। ऊपर को अपचायक क्षमता बढ़ेगी और नीचे को अपचयन क्षमता घटेगी। देखो किस तरह, सबसे पहला तत्व होगा लिथियम, और लिथियम पर प्लस चार्ज होगा क्या बनाने का? Li, जिस पर होगा माइनस चार्ज। ये जो सारणी दी जाती है दोबारा फिर सुन लेंगे, हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में दी जाती है। हाइड्रोजन को आधार मानकर, क्योंकि हाइड्रोजन पर सारी वैल्यू हो जाती है भी 0, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले वो अपने से नीचे वाले से क्रिया करके विस्थापित उस विलयन को विस्थापित कर देते हैं। तो हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में ये सारणी बनाई गई है। Li, फिर पोटेशियम K, फिर Na सोडियम, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम 3+ और Zn पर 2+, सभी के मान दिए गए, सब माइनस में चलते रहेंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन पर पहुंचेंगे उसके बाद सारे मान प्लस में शुरू हो जाते हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में सारणी दी गई? हाइड्रोजन तत्व के रेस्पेक्ट में। और इस सारणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे, जल
अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। और जितनी भी ऊपर वाली धातु में, मान लो क्रिया हुई किसकी, लोहे ने क्रिया करी अपने से नीचे वाले के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर ली। अब हम ये देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का रंग था प्रारंभ में नीला, जैसे ही लोहे की छड़ इसके अंदर डाली तो रंग हो जाता है इसका हरा। वजह क्या, क्योंकि इस लोहे का स्थान, इस Fe का स्थान कॉपर से ऊपर स्थित है, और जितनी भी ऊपर स्थित धातुएं हैं अपने से नीचे वाली धातुओं से क्रिया करके उनको विस्थापित कर देती है। और यहां बन जाएगा भाई FeSO4 प्लस Cu। किसके कारण, अपनी अपचयन क्षमता के आधार पर। इसके बाद इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग क्या, तत्वों की सक्रियता निर्धारण में, कि कौन कितना ताकतवर है उसकी सक्रियता का पता लगता है इस सारणी से। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया अभी लिखी थी कि कैसे लिया, जैसे कि Fe था और इसने क्रिया कर ली CuSO4 से, और इसको यहां से Cu को विस्थापित किया और यहां पर बना लेता है भाई FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे का स्थान कॉपर से ऊपर स्थित है। धातुओं द्वारा धातु आयन का वही अभिक्रिया, और धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का, जैसा धातु ले ली भी हमने Fe और इसकी क्रिया करा दी किसी अम्ल से, जैसे हमने क्रिया करा दी भी H2SO4 से, तो ये हाइड्रोजन का विस्थापन करेगा यहाँ से और यहाँ पर बना लेगा FeSO4 और मुक्त हो जाती है हाइड्रोजन गैस। लास्ट पॉइंट, धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन का विस्तार, किसी धातु क्रिया करा देंगे जल से और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है। ये हमने इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन की कंप्लीट थ्योरी कवर की, और आने वाली क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं ऐसा करा देंगे, कभी भूल नहीं पाओगे। और इस बात की गारंटी लेते हैं जो इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ा रहा, गारंटी है इस बात की 70 में से 65 प्लस नंबर लेकर आएगा। 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।